नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था पॉलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे सेंटर का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम। इसमें से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ये तो आएगा ही, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाए जो आपको दोनों ही एग्जाम में, सेंटर और स्टेट में, दोनों ही एग्जाम में वो और भी किसी अदर स्टेट में काम आए। तो इसी के तहत राज्य व्यवस्था को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का इसका पहला जो टॉपिक ले रहे हैं हम, भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित है। तो उसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारत के संविधान की, हमने कई अपने संविधान को बनाने में कई जगह से हमने कुछ अधिनियमों से, किसी के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं। तो उसी के तहत हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रोग्रेस हुई, यहाँ तक हम पहुँचे हैं आज, उसके तहत कौन कौन से अधिनियमों ने सहयोग दिया। तो हम आज देख रहे हैं ब्रिटिश काल के अधिनियम, जो ब्रिटिश काल के समय उन्होंने हमको गवर्न करने के लिए, ईस्ट इंडिया को गवर्न करने के लिए जो भी अधिनियम बनाए, तो उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में पहला जो अधिनियम है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का कारण क्या हुआ कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया। प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद तो ये तय हो गया कि बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा है। तो ये दो तरह का क्या है, बंगाल में विभाजन करते हैं। एक तो प्रशासनिक, और एक होता है ये राजस्व वाला। तो राजस्व वाला तो स्वयं रख लेते हैं, और प्रशासनिक दे देते हैं राजा को कि आप नवाब साहब, आप प्रशासन देखिए, हम राजस्व हम कलेक्ट करेंगे। तो उसके तहत क्या होता है कि इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो रेवेन्यू पे था। बंगाल में पड़ जाता है अकाल। अब अकाल पड़ता है तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब अकाल पड़ गया, अनाज ही पैदा नहीं हो रहा, कहाँ से वो लगान वसूलेंगे? तो इस वजह से इनकी आ जाती है शॉर्टेज, कमी, और कमी होती है, कर्ज में चली जाती है। तो ये फिर ब्रिटेन की जो सरकार है, या ब्रिटेन जो महाराज हैं उनसे, महारानी से कहती है कि भाई हमें आप कुछ पैसे दीजिए। अब पैसे देने के लिए अन्य भी वहाँ के जो कंपनियां वो कह रही थी कि कैसे भी वो उनका भी वहाँ पे भारत में या बाहरी क्षेत्र में व्यापार चले, और राजा ने जो है इनको ही दे रखा था पूरा का पूरा एकाधिकार बाहरी कार्य करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके तहत इनके साथ ये गठबंधन हुआ कि इस चीज़ को या इस कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे तो ये हर बार पैसे मांगेंगे और घाटे में जाते रहेंगे। तो ब्रिटेन की सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाके इसको कंट्रोल करने के लिए ये लेके आए, जिससे ऐसा भविष्य में कोई सिस्टम ना बने। तो उसके तहत उन्होंने क्या क्या प्रोविज़न किए इस एक्ट में, ये देख लेते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को इन्होंने क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया है तो इसमें क्या होगा कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, तो सर्वप्रथम यही बनते हैं। इनमें कौन है? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। और 1774 में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई यहाँ कलकत्ता में। ठीक है। अब ये जब बंगाल के गवर्नर जनरल बन रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है वो इनके अधीन आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के, मतलब वारेन हेस्टिंग्स पे दोनों का कंट्रोल देखेगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, और अपना बंगाल तो है ही। इन्होंने निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। जैसे ही कहीं पे शॉर्टेज होती है पानी की या किसी भी रेवेन्यू की, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार होने लग जाता है, निजी व्यापार, आपसी फेवरेटिज्म होने लग जाता है। तो उसको भी इन्होंने कंट्रोल करने के लिए कोशिश की, और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत होता गया। इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उससे कहा कि भाई राजस्व, नागरिक और जो सैन्य मामले हैं ना, उनकी रिपोर्ट आपको आपको हमको देनी पड़ेगी। हम आपकी मदद तो कर रहे हैं, आपका कर्ज चुका रहे हैं, आपको फिर से स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन आपको हमें ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी सारी। तो इसके तहत ये भी एक एक्ट में आता है। अब आता है अगला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या होता है कि जो कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र था, जिस पे कब्जा किया, जैसे बंगाल पे किया और भी क्षेत्रों पे किया, तो उसको ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दिया गया कि ये तो ब्रिटिश संपत्ति है। फिर वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर कर दिया। ये वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर का मतलब ये है कि द्वैध शासन प्रणाली आ गई। अब द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि वाणिज्यिक मामले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? जो कि कंपनी से जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक मामले देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ब्रिटेन की जो सरकार है उसका
क्या है, सीधा हस्तक्षेप है कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनका, वो राजनीतिक मामले देखेगा कि किससे क्या संबंध बनाने हैं, किस देश से या किस रियासत से क्या गठबंधन करना है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है इनका चार्टर अधिनियम। तो ये चार्टर अधिनियम जो है, ये क्या 20-20 साल के लिए आता है। तो इसमें जो पहला अधिनियम है 1813 का, उसमें क्या होता है, कंपनी के जो एकाधिकार है व्यापार पे, उसको समाप्त किया जाता है। एक चाय का जो व्यापार है और एक चीन के साथ जो व्यापार है, उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी सबसे एकाधिकार समाप्त। भाई आप अकेले नहीं करोगे, और भी कंपनियां हैं ब्रिटेन में, ये भी करेंगी। और ईसाई मिशनरियों को बोला जाता है कि आप पश्चिम के जो शिक्षा है उसका प्रसार कर सकते हैं, उनको आज्ञा दी जाती है कि आप प्रचार कीजिए अपनी शिक्षाओं का, आपको पूरी छूट है। और इसी के साथ फिर अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। वही 20 साल के लिए आता है, 20 साल का इनका आगे का टारगेट होता है। इसमें क्या होता है, ये भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक होता है। केंद्रीकरण का मतलब है कि आप अब सेंट्रल से इसका रूल होगा, सेंटर में इसकी मजबूती रहेगी। तो जो बंगाल का गवर्नर है, उसको भारत का गवर्नर बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल। और ये कौन होते हैं, पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, जो पहले प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। और कंपनी की जो सभी व्यावसायिक गतिविधियां उनको समाप्त कर दिया जाता है। अब इससे कहा जाता है कि आप पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करिए, आपको व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने का मतलब नहीं है। अब सिविल सेवाओं के लिए जो खुली प्रतियोगिता है, इसके लिए बात की जाती है इसमें, लेकिन ये एक दस्तावेजों में रह जाती है, कोई वास्तविक धरातल पे उतरती नहीं है। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें एक घटना होती है कि इस पर 20 साल का जो है, 20 वर्ष के लिए रहेगा, ये प्रोविजन नहीं होता है। इसका मतलब ये पहले ही तय कर चुके थे कि अगली बार के लिए चार्टर एक्ट नहीं आने वाला है। ये 20 साल का प्रोविजन इन्होंने इसमें नहीं डाला था कि ये 20 साल के लिए लागू रहेगा। इसका इसका कोई समय निर्धारित नहीं था, जैसा कि पहले एक्ट में 1833 और 1813 में था। तो इस एक्ट में क्या होता है कि चार्टर अधिनियम की श्रेणी में अंतिम अधिनियम था। ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं कार्यकारी कार्य अलग कर अलग अलग कर दिए इन्होंने। विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिए, जैसे कि आज भी है कि एक गवर्नमेंट होती है, कार्यपालिका होती है, और विधायिका होती है, जैसे कि विधानसभा या लोकसभा, यहाँ पे एक्ट बनते हैं, ये सब काम होते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पे ये शुरुआत होती है, पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्य अलग अलग करते हैं गवर्नर जनरल परिषद के। तो ये गवर्नर जनरल विधान परिषद की स्थापना होती है, इसका क्या है, भारतीय विधान परिषद इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय प्रतिनिधित्व, उसको मिलाकर सदस्य कितने थे, 6। और सिविल सेवाओं के लिए यहाँ खुली प्रतियोगिता की जो बात हो रही थी पिछले एक्ट में 1833 में, उसको वास्तविक रूप यहाँ दे देते हैं। उसके लिए एक कमेटी भी बना देते हैं, मैकाले समिति, जो 1854 में बनती है। तो फिर उसके बाद आती है आपके अगला एक्ट, जो कि 1858 का है। आपको पता है 1857 में एक क्रांति होती है। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को सीख मिलती है कि आप ऐसे रूल नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ सुधार कार्य करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे रोष का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही क्रांति और ऐसे ही आपको झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्या है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाते हैं। और ये अपने आप में इसको बोलते हैं कि ये भारत के लिए सुधार के लिए अधिनियम है। तो इसमें क्या होता है, ये पहला कार्य करते हैं कि भारत का वायसराय बना देते हैं, भारत का गवर्नर जनरल पद का नाम बदल देते हैं। और जो पहले वायसराय हैं वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी, जो कि आपने पहले देखा था, तो उसमें क्या था कि द्वैध शासन प्रणाली में अ, आपके प्रशासनिक या वाणिज्यिक, प्रशासनिक और जो राजस्व राजनीति से संबंधित जो थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला था। राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने वाणिज्यिक देखेगा, इनको देखेगा। तो वो वाला जो था, उन दोनों क्या कर दिए, उन्होंने समाप्त कर दिए कि भाई ये द्वैध शासी प्रणाली अब नहीं चलेगी, इसका कोई काम नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर आता है ये भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो नया पद था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था, जिसको भारत का राज्य सचिव बनाया। कुल मिला के ये था कि ये आपके साथ ट्रेनिंग बैठाएगा। ये एक तरह से प्रतिनिधि का कार्य करेगा, जो कैबिनेट का है भारत ब्रिटेन की। और लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय हैं, या जो भी कोई वायसराय है, उससे ट्रेनिंग बनाएगा, जिससे कि कार्य अच्छे से चले भारत में, शासन कार्य अच्छा चले। तो इसी में एक अगला एक्ट आता है 1861 का, भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि भारतीयों को प्रतिनिधि संस्थाओं से जोड़ना शुरू होता है कि भाई अब शासन में भागीदारी होना जरूरी है,
नहीं तो यहाँ पे फिर से वही माहौल होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि भाई अगर आप कर रहे हो कोई भी सुधार कार्य कर रहे हो तो उसमें भारतीयों की क्या स्थिति है, वो क्या उसमें भूमिका निभा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उनको भी प्रतिनिधि संस्थाओं में लेना शुरू हुआ। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनकी विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी, जो कि पहले ले ली थी 1700। आपको पता ही है वो रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाले में तो क्या हुआ था कि विधायी शक्तियाँ उनसे ले ली थी, गवर्नर जनरल बना दिया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो उस वजह से ये क्या हुआ था, वो जो विधायी शक्तियाँ ली थी वो इस 1861 के अधिनियम में फिर से बहाल कर दी जाती हैं। अब पोर्टफोलियो प्रणाली का मान्यता मिली, पोर्टफोलियो विभागों वाली गतिविधि। तो विभाग जिसमें मिलते हैं, जैसे आज भी आप देखते हैं राजनीतिक स्तर पर जब भी सरकार बनती है तो पोर्टफोलियो विभागों के लिए झगड़ा होता है कि ये विभाग चाहिए वो विभाग चाहिए। तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही पहली बार दिखती है। और बाहर वायसराय जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें मिल जाता है। अध्यादेश जगह कि आप जानते हैं कि ये टेम्पररी होता है, जो कि सरकार इमरजेंसी के कोई भी कार्य हो, इमरजेंसी में कोई भी चीज़ लागू करनी हो तो उसके लिए अध्यादेश लाते हैं, वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी लाते हैं। तो ये वायसराय को अधिकार मिला था पहले। फिर आता है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या होता है कि जो गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, लेकिन बहुमत अभी भी आधिकारिक क्या रहा, सदस्यों का रहा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो गई कि आप बजट पे चर्चा कर सकते हैं, जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं बजट पर चर्चा कर सकते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की उनको शक्ति मिल गई है। तो ये 1892 के एक्ट में हुआ है। तो अभी हम 1892 तक कर रहे हैं, अगले पार्ट में हम उससे आगे के अधिनियम लेके आएंगे, जिससे छोटे छोटे पार्ट में, जिससे कि आपको लेक्चर लेंदी भी ना लगे और चीज़ें जल्दी से आसान से याद हो सके। इस वजह से हम छोटे छोटे पार्ट में इनको लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।